next chapter in your syllabus is input devices. और नेम से क्लियर हो रहा है इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस या वो हार्डवेयर जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं. इनपुट इधर इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इन फॉर्म ऑफ सम कमांड और इंस्ट्रक्शन. सो जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं वो डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. इस चैप्टर में हमने सारे इनपुट डिवाइसेस को स्टडी कर लेना है, राइट? अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस चाहिए, एंड वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में कैसे फीड होती हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, राइट? सो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. अब इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेता है एंड दैट डेटा इज ऑलवेज इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, राइट? जैसे कि इंग्लिश में होगा लाइक मैंने लिखा टाइप किया फ्रॉम द कीबोर्ड HELLO, हेलो टाइप किया, राइट? देन हेलो इज इन इंग्लिश लेटर्स, दैट इज वो इंग्लिश का वर्ड है. लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाता. कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? हमसे इनपुट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, देन दे कन्वर्ट दैट इनपुट इन द फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. और जब वो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फिर उस कन्वर्टेड डेटा को वो प्रोसेसर को भेजते हैं ताकि वो प्रोसेसर को या कंप्यूटर को समझ आ सके. सो दिस इज द रोल ऑफ input device. It accepts data, converts it into computer understandable form, and then gives that converted data to the processor for further processing, right? Now some of the input devices अब हमें स्टडी करने हैं. सबसे पहले हमने स्टडी करना है punched cards. punched cards बेटा आजकल यूज़ नहीं होते, ये पहले यूज़ होते थे, ओल्ड टाइम्स में यूज़ होते थे, और ये चार्ल्स बैबेज ने डिज़ाइन किए थे. चार्ल्स बैबेज इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? ये एक पेपर के कार्ड होते थे, ठीक है? इनमें रोज, दीज आर कॉलम्स, रोज कॉलम्स होती थी, ठीक है? और 12 रोज होती थी और 80 कॉलम्स होती थी. और ये कार्ड की डायमेंशंस भी दी हुई हैं. 3 1/4 इंच वाइट एंड 7 3/4 इंच लॉन्ग. इतना ये कार्ड का डायमेंशन होता था. और आफ्टर फ्यू ईयर्स इस कार्ड को रीडिज़ाइन किया था हर्मन हॉलब्रिथ ने इन 1987, जिसे IBM फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कार्ड्स भी कहा जाता था, राइट? इन कार्ड्स में होल्स होते थे, ठीक है? पंच कार्ड है ना, तो पंचिंग होती है, होल्स होते थे और होल्स में डेटा हिडन होता था, राइट? और वो डेटा हॉलोरिथ कोड्स की फॉर्म में होता था, कोड्स में होता था, एंड दैट कोड्स वर नोन एज हॉलोरिथ कोड. पंच करने के लिए पंचिंग मशीन यूज होती थी. कार्ड डेटा को रीड करने के लिए कार्ड रीडर यूज होता था, राइट? मैं आपको इसके बारे में एक डायग्राम दिखाती हूँ इसकी पंच्ड कार्ड की. आप इस वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम अपने नोट्स में बना सकते हो. दिस वॉज द डिज़ाइन ऑफ अ पंच्ड कार्ड. पंच्ड कार्ड में 12 रोज होती थी. जो पहली 2 रोज थी वो एक्स और वाई डायमेंशंस के लिए होती थी, एंड देन 0 to 9 रोज होती थी. सो इन टोटल देयर वर 12 रोज, राइट? एंड 80 कॉलम्स होती थी, ठीक है? पहली 5 कॉलम्स रेफरेंस नंबर के लिए यूज होती थी, टू राइट द सीक्वेंस नंबर. देन 6 कॉलम में सिंबल होता था, लाइक कौन सा सिंबल प्रोसेस करना है. इनका मीन्स ये हॉलोरिथ कोड था, ये हमारे अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, ये ऐसा होता था पंच कार्ड्स में, लाइक, ठीक है? देन 7 to 72 कॉलम्स में प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती थी. जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, पंच्ड कार्ड के केस में वो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कॉलम नंबर 7 से कॉलम नंबर 72 के बीच में लिखी जाती थी. एंड एट द लास्ट जो 7 कॉलम्स थी दे वर फॉर सीरियल नंबर, ठीक है? एंड एक पंच्ड कार्ड एक स्टेटमेंट लिखने के काम आती थी. आप देखो एक प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स हैं, तो इट मीन्स वो प्रोग्राम 10 पंच्ड कार्ड लेगा. और जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आप देखोगे 10 लाइन्स का तो प्रोग्राम बहुत रेयर होता है, प्रोग्राम्स तो बहुत लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं. सो इसीलिए ये सिस्टम फेल हो गया, बिकॉज इतने सारे पंच्ड कार्ड्स फॉर अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है? उसके बाद देन एडवांटेजेस क्या हैं पंच कार्ड के, कि अगर मैग्नेटिक, क्योंकि पेपर पे है, सो अगर इलेक्ट्रिसिटी आज पड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो ये डेटा लूज़ नहीं करते.
ठीक है। डेटा हम इनपुट भी कर सकते हैं इसमें, मींस पंच कार्ड में डेटा पंच कर सकते हैं, डेटा को रीड भी कर सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। एंड कार्ड में अगर कोई एरर आ जाती है तो कार्ड को ईजिली हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड पंच कार्ड्स ह्यूमंस जिसको हॉलरिथ कोड की नॉलेज होती थी वो ईजिली रीड भी कर सकता था पंच कार्ड को। एंड ओल्डेस्ट एंड रिलायबल मीडियम ऑफ स्टोरेज, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होती थी, बिकॉज मैंने आपको बताया ना एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक पंच कार्ड, सो इट मीन्स प्रोग्राम के लिए इतने पंच कार्ड भी हो सकते थे, तो कितने प्रोग्राम्स हैं, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड कैन नॉट बी रीयूज। एक बार पंच कार्ड बन गया, वो पंच कार्ड फिर दोबारा रीयूज़ नहीं होता, उसको दोबारा हम पंचिंग रिमूव नहीं कर सकते। एंड स्लो प्रोसेस था पंच करना। डाटा डेंसिटी इज लो, मीन्स एक पंच कार्ड में एक ही स्टेटमेंट होती थी, ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते थे हम एक पंच कार्ड में। एंड वाटर से डैमेज हो सकता है, जिस चीज़ से पेपर डैमेज होता है उस चीज़ से पंच कार्ड भी डैमेज हो सकता था। एंड कार्ड रीडर हमेशा चाहिए होता था उसको रीड करने के लिए, राइट। सो पंच कार्ड के बाद जो नेक्स्ट आया दैट वाज पंच टेप, ठीक है। पहले कार्ड होता था, उसकी जगह टेप आ गई, रोल, टेप का रोल होता था, ठीक है, जैसे सेलो टेप का रोल होता है वैसा रोल पंच टेप का। ये भी डेटा को स्टोर करने के काम आता था। लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर, उसमें होल्स होते थे, ठीक है। और इसमें हम रोज नहीं कहते, इनमें हम चैनल्स कहते हैं। हर पंच टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 चैनल्स होते थे, ठीक है। एंड चैनल, उसको चैनल 0 से चैनल 7 तक मार्क किया जाता था, राइट। और ये जो 5 चैनल्स हैं इनमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होती थी, ठीक है, इनमें कोड स्टोर होता था, या आप कह सकते हो इनमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती थी, ठीक है। एंड उसके बाद जहाँ पर सारे ही पंच किए होते हैं 8 के 8 चैनल्स, वो डेटा, वहाँ पे डेटा स्टोर होता था। सो इस तरह इसका टेक्नोलॉजी होती थी। एंड पंच कार्ड अप्रॉक्सीमेटली ये 1 इंच का पंच कार्ड होता था और हर होल 0.1 इंच की डिस्टेंस पे होता था, ठीक है। और 3 चैनल्स के बाद ना सेंटर में एक पंच की लाइन होती थी। ये लाइन किस लिए यूज़ होती थी, इसे हम कहते थे स्प्रॉकेट होल्स। ये किस लिए यूज़ होते थे स्प्रॉकेट होल्स? इन स्प्रॉकेट होल्स में जो पंच टेप रीडर होता था वो अपनी नीडल को फंसा लेता था, फंस जाती थी नीडल, और फिर क्या होता था उसके साथ रोल को खुद नीडल यहाँ बार बार पकड़ने के लिए, टेप को पकड़ने के लिए ये होल्स यूज़ होते थे। नीडल ने टेप पकड़ लिया टेप को इस होल से, देन अगर आगे जाना है तो नीडल ने नेक्स्ट होल को पकड़ लिया, तो इस तरह टेप खुलती जाती थी, ठीक है। तो ये होल्स टेप को रोटेट करने के काम आते थे, जो सेंटर में ये लाइन दिख रही है, राइट। एंड पंच टेप के एडवांटेजेस कि इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होता था, थोड़ी जगह पर ही डेंसिटी यानी ज़्यादा थी, परमानेंट रिकॉर्ड रहता था, पंच कार्ड से थोड़ा सस्ता पड़ता था, बट सेम लिमिटेशन, हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड रिलायबिलिटी नहीं थी, पंच टेप खराब भी हो सकती थी, डेटा को रिवाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड तो सबने देखा हुआ है, इट इज़ अ बेसिक इनपुट डिवाइस, ठीक है। इससे हम टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइपराइटर की तरह लगता था, टाइपराइटर तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो, ठीक है। एंड कीबोर्ड को हम जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 101 से 102 कीज़ होती हैं, एंड उसको हम क्वेटी कीबोर्ड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये देखो डायग्राम आपको क्लियरली दिख रही है। तो जो पहली 5 अल्फ़ाबेट की कीज़ होती हैं ना, QWERTY ये होती हैं, सो इसलिए इसको क्वेटी कीबोर्ड कहा जाता था। एंड कीबोर्ड की डिज़ाइनिंग ऐसे की जाती है कि जो कीज़ कम यूज़ होती है, लाइक क्यू, किसी अल्फ़ाबेट में, किसी वर्ड में क्यू यूज़ होता है, या पी यूज़ होता है, या एम या जेड, ये एक्स, ये कम वर्ड्स में अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, इनको कॉर्नर्स में रख दिया, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको सेंटर में रख दिया, तो इस तरह कीबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब कीबोर्ड में कौन से सेक्शंस हैं? एक है सेट ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, ये जो सेक्शन है ना दैट इज ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं एंड नंबर्स भी हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अल्फ़ान्यूमेरिक, मीन्स अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं एंड 0 to 9 नंबर्स हैं।
ये अगर हम ऐसे इनको टाइप करें तो स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे, अगर शिफ्ट के साथ टाइप करें या कैप्स लॉक करके इनको टाइप करें तो ये अल्फ़ाबेट्स कैपिटल्स में आएंगे। एक फंक्शंस कीज़ होती हैं, ये सारी फंक्शन कीज़ हैं F1 से लेके F12 तक। इन फंक्शन, हर फंक्शन की का अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इसका नाम फंक्शन की है। नाउ द फंक्शंस आर लाइक, अगर हम F1 प्रेस करें, मोस्टली हर एप्लीकेशन में F1 जो की है हेल्प के लिए होती है। हमने उस एप्लीकेशन की हेल्प लेनी है, कैसे चल रही है, किसी भी तरह की हेल्प लेनी है, देन वील प्रेस F1, तो हेल्प वाला डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा। देन F2 किस लिए होता है? F2 होता है अगर किसी आइकन को हमने अगर कोई आइकन हाईलाइटेड है, यानी किसी आइकन को सिलेक्ट किया हुआ है और उसका नेम चेंज करना है, तो हम F2 प्रेस करेंगे तो उसके नेम पर कर्सर आ जाएगा, यानी हम नेम चेंज कर सकते हैं। F3 सर्च के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन F4 जो है ये लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए होता है। हमने लास्ट कौन सा एक्शन किया था उसको रिपीट करने के लिए, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। एंड एक ऑल्ट प्लस F4 का कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत यूज़ होता है, ऑल्ट एंड F4 का कॉम्बिनेशन। ये जो ऑल्ट F4 का कॉम्बिनेशन है, ये करंट विंडो को बंद करने के काम आता है। लाइक हम क्रॉस से बंद करते हैं ना किसी विंडो को, हम ऑल्ट F4 प्रेस कर देंगे तो करंट विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट। F5 जो है इंटरनेट ब्राउजर में किसी पेज को रिफ्रेश करने के काम आता है। हमारा हमने yahoo.com टाइप किया, नहीं खुल रही याहू, हमने F5 की प्रेस की तो फिर से खुलनी शुरू हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। देन F6 फंक्शन की जो है वो एड्रेस बार पर अगर हम जाना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी माउस, हम एड्रेस बार पर जाना चाहते हैं तो F6 की यूज़ होती है। स्पेल चेकिंग करनी है देन F7 इज़ यूज्ड, ठीक है। अगर किसी वर्ड को या पैराग्राफ को या पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है देन F8 इज़ यूज्ड, ठीक है। F9 यूज़ होता है अगर हमने ओपन द मेजरमेंट टूल बार, एक स्लाइडर सा आता है जिसमें इंचेस या सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं, वो आ जाता है। देन शिफ्ट और F10 से राइट क्लिक वाला काम हो जाता है, जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं ना, वो शिफ्ट F10 से काम होता है। F11 से हम इंटरनेट ब्राउज़र की स्क्रीन को फुल मोड पे लेके जा सकते हैं। एंड F12 जो है वो सेव एज ऑप्शन का शॉर्टकट होता है, अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करना है देन F12 इज़ यूज्ड, ठीक है। सो ये डिफरेंट यूजेस हैं फंक्शन कीज़ के। फंक्शन कीज़ के अलावा और कीबोर्ड में क्या होता है, और कीबोर्ड में होती है कर्सर मूवमेंट कीज़। दीज आर कर्सर मूवमेंट कीज़। इससे कर्सर ऊपर जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, डाउनवर्ड्स जाता है, राइट। सो अल्फान्यूमेरिक कीज़ भी डिस्कस हो गई, फंक्शन कीज़ भी डिस्कस हो गई, कर्सर मूवमेंट कीज़ भी हो गई, राइट। एंड देन इज न्यूमेरिक कीपैड। एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, दिस इज अ न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करने के लिए हमें इस नम लॉक को पहले अनलॉक करना पड़ता है, इसको प्रेस करना पड़ता है, फिर हम ये न्यूमेरिक कीपैड यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे सारा काम नंबर्स में ही करना है और मैं ये बटन्स नहीं यूज़ कर, तो मैं इस हैंड को अपना यूज़ कर सकती हूँ नंबर्स प्रेस करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ द कीबोर्ड आर स्पेशल पर्पस कीज़। स्पेशल पर्पस कीज़ जो रह गई, स्पेशल लाइक एस्केप की। एस्केप की किसी चीज़, कोई चीज़ खुली हुई है उसको बंद करने के लिए, डेल की डिलीट करने के लिए, पॉज की, कोई हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको पॉज करना है एकदम से, प्रिंट स्क्रीन, आपकी स्क्रीन्स का प्रिंट लेना है एकदम से, लाइक आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ है उसका एक पिक क्लिक हो जाएगी, ठीक है, वो प्रिंट स्क्रीन से होता है। फिर इन सबको समझाया हुआ जो मैंने आपको समझाया ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देन टैब की। टैब की से क्या होता है, कर्सर 8 स्पेसेस आगे चल जाता है, राइट। कैप्स लॉक से हम कैपिटल लेटर्स कर सकते हैं, बैक स्पेस से पीछे आ सकते हैं, एंटर की से अगली लाइन में, शिफ्ट की कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ होती है, ठीक है। शिफ्ट, अगर मैंने शिफ्ट और ए को प्रेस किया तो ए कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। देन कंट्रोल कीज़, ऑल्ट कीज़, ये सब कॉम्बिनेशन बनाने के काम आती हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दीज कीज़, फाइन। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड की वर्किंग शो करने के लिए आई शो यू अ स्मॉल वीडियो, ठीक है। वीडियो आप देखो, उससे आपको वर्किंग क्लियर हो जाएगी। एंड उस वीडियो की थियोरी जो है, जो वर्किंग ऑफ कीबोर्ड की थियोरी है, वो मैंने इस वीडियो के एंड में डाली हुई है, उसको पॉज करके आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर सकते हो। सो हियर इज़ द वीडियो। आइए अब देखते हैं कि कीबोर्ड वर्क कैसे करता है। एक कीबोर्ड अपने आप में एक छोटे कंप्यूटर की तरह है। इसका खुद का एक प्रोसेसर होता है और एक सर्किट होता है जो कि उस प्रोसेसर को और उस प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है
जो कि एक सर्किट का समूह होता है जो की का मैट्रिक्स बनाता है। ये की का मैट्रिक्स एक सर्किट्स का ग्रिड है जो कि हर की के नीचे जाल की तरह फैला होता है। हर की के नीचे ये सर्किट ब्रोकन होता है, यानी कि टूटा हुआ होता है। जैसे ही कोई की प्रेस की जाती है तो वो सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी कि स्विच हो जाता है और सर्किट के कंप्लीट होने पर थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। स्विच के इस एक्शन से कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जिसे बाउंस कहा जाता है। इस बाउंस को प्रोसेसर फिल्टर करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा की प्रेस किया गया है। अगर किसी की को बहुत देर तक प्रेस करके रखा जाए तो प्रोसेसर उसे यह समझता है कि किसी की को बार बार प्रेस किया जा रहा है। जब प्रोसेसर को यह पता चलता है कि कोई सर्किट क्लोज हुआ है तो वह उस की लोकेशन को, यानी कि सर्किट की उस लोकेशन को अपने रोम में स्थित कैरेक्टर मैप के साथ मैच करता है। कैरेक्टर मैप जो होता है वह एक कंपैरिजन चार्ट की तरह होता है। किसी भी की को प्रेस करने पर जो करंट फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होता है, उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर कैरेक्टर मैप से मैपिंग करके प्रोसेसर ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी की को प्रेस किया गया है या कौन सी की के कॉम्बिनेशन को प्रेस किया गया है। इसी से वह आउटपुट जनरेट करता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है आपका कीबोर्ड। And the next very commonly used input device is mouse. Mouse सबने यूज किया हुआ है, छोटा सा होता है, माउस की तरह लगता है, that's why it's called mouse. It is a handheld device. हम अपने कर्सर को स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं, किसी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी आइटम को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस पे माउस को हम मूव करते हैं, राइट, ठीक है। देन माउस में 3 बटन्स होते हैं। देयर इज अ लेफ्ट बटन सेलेक्ट करने के लिए किसी आइकन को 2 बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक उस आइकन की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए। देन स्क्रॉल बटन, स्क्रीन को स्क्रॉल बटन वो रोलर सा होता है स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। अगर सिंगल क्लिक आइटम को करें तो आइटम सेलेक्ट हो जाती है, डबल क्लिक करें तो वो आइटम ओपन हो जाती है, वो आइकन ओपन हो जाता है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। लाइक किसी गेम को आपने सिंगल क्लिक किया तो गेम सेलेक्ट हो गई, डबल क्लिक किया तो वो गेम चल पड़ेगी, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ माउस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। पहले यूज होते थे मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता था, शायद आपने देखे हो, नीचे बॉल होती थी, रबर की बॉल, ठीक है। जैसे ये पिक है, इसकी मैं आपको एक पिक भेज रही हूँ, ठीक है। उस पिक में लेबलिंग है, आपने माउस की वही डायग्राम बनानी है, ठीक है। मैं डायग्राम आपको माउस की दिखाती हूँ, मैकेनिकल माउस की डायग्राम, ठीक है। उसमें एक बॉल होती है, जब हम माउस को रोटेट करते हैं वो बॉल भी रोटेट होती थी, बॉल भी मूव होती थी, ठीक है। बॉल के साथ रोलर्स लगे होते हैं, ये रोलर्स लगे होते थे बॉल के साथ। जब बॉल मूव होती थी, बॉल रोलर से टकराती थी, रोलर्स भी मूव होते थे और रोलर्स की मूवमेंट बताती थी कि कर्सर को किधर लेके जाना है स्क्रीन पे, ठीक है। एंड ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, बॉल नहीं होती, उसमें नीचे जो आजकल यूज होते हैं माउस, आप माउस को उठा के देखो नीचे लाइट जल रही होती है, एलईडी लाइट, सो दैट इज एन ऑप्टिकल माउस। उसमें जब हम पेपर पर माउस को रब करते हैं या मूव करते हैं तो वो लाइट बीम बताती है कि कर्सर को किस साइड मूव करके लेके जाना है। सो दे आर ऑप्टिकल माउस, ठीक है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द माउस। इसको पॉज करके आप ड्रॉ कर लो एंड लेबल कर लो। नाउ नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ अ माउस। माउस कैसे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया है कि माउस के अंदर जो बॉल होती है, जब हम माउस को मूव करते हैं तो बॉल भी रोल होती है। बॉल रोल होने से बॉल के साइड्स पर जो रोलर्स होते हैं वो भी रोल होते हैं। लाइक दिस इज अ बॉल, ठीक है। बॉल के एक इधर रोलर है, एक इधर रोलर है, ठीक है। जब बॉल रोटेट होती है तो रोलर्स भी रोटेट होते हैं। रोलर्स की रोटेशन से पता लग जाता है कि एक्स और वाई कितनी डायमेंशन में हमने मूव किया माउस, एंड वो रोलर्स की मूवमेंट बताती थी कि कर्सर को कितना एक्स डायमेंशंस में और कितना वाई डायमेंशन में मूव करना है, राइट। एंड अगर हम बात करें ऑप्टिकल माउस की, तो ऑप्टिकल माउस कैसे वर्क करता है, लाइक दिस इज़ एन ऑप्टिकल माउस, ये ठीक है। इसको यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। देखो ऑप्टिकल माउस के नीचे लाइट है, ठीक है। इसके नीचे कोई बॉल नहीं है, देयर इज़ नो बॉल, ठीक है। इसको जब मैं रोटेट करूँगी तो क्या होगा, जो लाइट है नीचे ऑप्टिकल माउस की वो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, वापस माउस में जाएगी, और वो लाइट जब माउस में दोबारा जाएगी वापस तो वो बताएगी कि माउस को किस डायरेक्शन में कहाँ कितना मूव किया है। उसी के अकॉर्डिंगली स्क्रीन पर जो कर्सर होता है वो मूव करेगा। दिस इज़ अ कॉर्डलेस ऑप्टिकल माउस, राइट। नाउ
सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ माउस, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, ये माउस एंड कीबोर्ड्स जो होते हैं ये बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आपको हर सिस्टम के साथ चाहिए ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है, ट्रैक बॉल में एक स्टेशनरी डिवाइस है। स्टेशनरी मीन जिसको माउस की तरह मूव नहीं करना पड़ता, यहीं पर ये रहेगा। इसकी बॉल को हम मूव करेंगे, बॉल के मूवमेंट से कर्सर जो स्क्रीन का वो मूव होगा, ठीक है। एंड ट्रैक पैड, ट्रैक बॉल वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हमें जगह नहीं है माउस की तरह मूव करने का, ठीक है। माउस को मूव करने के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन अगर स्पेस नहीं है, ठीक है, तो वी कैन यूज़ अ ट्रैक बॉल इंस्टेड ऑफ माउस, ठीक है। इट इज़ अ स्टेशनरी डिवाइस। After trackball, the next input device is a joystick. Joystick mostly वीडियो गेम्स के साथ यूज़ होती है। जॉयस्टिक में स्टिक होती है, स्टिक को हम आगे मूव करते हैं, कर्सर आगे मूव होता है, बैकवर्ड मूव होता है। एक बटन होता है सेंटर में, बटन प्रेस करते हैं तो आइटम सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। जॉयस्टिक में पोटेंशियोमीटर्स होते हैं जो बताते हैं कि जॉयस्टिक को हमने कितना मूव किया, ठीक है। अगर हम जॉयस्टिक को हल्का सा मूव करें तो वो कर्सर 10 या 5 to 10 टाइम्स स्क्रीन पे उतना मूव हो जाता है, ठीक है। एंड गेम के साथ ही यूज़ होता है। गेम पोर्ट अडेप्टर इसके साथ लगा होता है जिससे हम कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड पोर्ट का नंबर दिया हुआ है कि इस पोर्ट पर हम इसका अडेप्टर को लगा सकते हैं जॉयस्टिक के, ठीक है। देन दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दो कि जॉयस्टिक में 5 स्विचेस होते हैं। 4 स्विचेस तो डायरेक्शंस के लिए होते हैं, लाइक फ्रंट किया तो फ्रंट स्विच टच हो गया, बैकवर्ड जॉयस्टिक को प्रेस किया तो बैकवर्ड स्विच टच हो गया, लेफ्ट स्विच, राइट स्विच, एंड एक ऊपर यहाँ पे हम ये जो इधर है यहाँ बटन प्रेस करते हैं, दिस इज द 5th स्विच, दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट द आइटम यूजिंग अ जॉयस्टिक। एंड जॉयस्टिक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, एनालॉग जॉयस्टिक्स एंड डिजिटल जॉयस्टिक्स। एनालॉग में पोटेंशियोमीटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, टू मेजर एनालॉग सिग्नल, एंड डिजिटल में ऑन ऑफ सिग्नल्स यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, एक पेन की तरह डिवाइस होता है, उसके टिप पर प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ठीक है। एंड जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ड्राइंग कर सकते हैं लाइट पेन से, कुछ लिख सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। एंड इस पेन को हम स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। इस पेन से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ये पेन लाइट अमिट नहीं करता, बट जब हम इसको स्क्रीन पे टच करते हैं तो उस जगह पर कंप्यूटर को पता लग जाता है कि यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉ करना है इस जगह पर, ठीक है। मोस्टली लाइट पेन ग्राफिक वर्क के लिए यूज़ होता है। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स ड्राइंग्स बनाने के लिए लाइट पेन को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट पेन से हम पेन की थिकनेस, मोटी लाइन बनानी है, पतली लाइन बनानी है, किस कलर में बनानी है, ठीक है। एंड गलत लाइन बन गई उसको इरेज कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स भी लाइट पेन वाले सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है। एंड द एडवांटेजेस आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड, लाइट पेन आर वेरी इजी टू यूज़, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन लिमिटेशंस है, लाइट पेन जल्दी ख़राब हो सकता है, सारा दिन लाइट पेन पकड़ के काम करो तो हैंड हमारा दर्द भी हो सकता है, राइट। एंड बहुत एक्यूरेट ड्राइंग्स नहीं होती, हल्का सा हम क्योंकि हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इतना क्लियरली ड्रॉ नहीं हो पाता, एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन, राइट। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन्स के बारे में मुझे इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके मोबाइल्स ही टच स्क्रीन होते हैं, फिंगर्स के साथ आप टच करके सिलेक्शंस एंड काम कर सकते हो, ठीक है। सो टच स्क्रीन में काम कैसे करता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में एक्चुअली 2 शीट्स होती हैं, एक ऊपर शीट लगी होती है ग्लास की, एक नीचे लगी होती है, ठीक है। जब हम ये शीट्स एक्चुअली पॉलीथीन टाइप की मटेरियल की होती हैं एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, ठीक है। जो ऊपर शीट लगी होती है वो ग्लास की होती है, लाइक आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो ग्लास की होती है, शीशे की होती है, टूट जाती है कई बार, है ना। एंड उसके नीचे जो लेयर होती है दैट इज़ ऑफ पॉलीथीन, वो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, और जब हम अपनी स्क्रीन को टच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चार्ज पैदा होता है और वो चार्ज बताता है कि यहाँ पर हमने टच किया, यहाँ पर जो चीज़ है उसको चलाना है अब, ठीक है। देन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी एक्चुअली 3 टाइप्स की होती है। एक है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। रेजिस्टिव टच स्क्रीन जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 2 शीट्स होती हैं, ऊपर ग्लास की शीट होती है, नीचे पॉलीथीन टाइप मटेरियल की शीट होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, और उन दोनों शीट्स के बीच में आपस में गैप होता है, ठीक है। जब हम कहीं टच करते हैं स्क्रीन पे तो
ये शीट उस जगह पर टच हो जाती है, और जहाँ टच होती है वहाँ पता लग जाता है कि वहाँ चार्ज पैदा होता है, और पता लग जाता है कि यहाँ पे काम करना है, इधर हुआ है काम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कैपेसिटिव टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या होता है, इसमें स्क्रीन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, करंट की फील्ड होती है। जब हम टच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पता लग जाता है कि इधर टच हुआ है, ठीक है। पहले में क्या होता था, जब हम टच करते थे तो वहाँ सर्किट कंप्लीट होता था और चार्ज पैदा होता था। इसमें क्या है, इसमें जहाँ पर हम टच करते हैं वहाँ पर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग करनी है। एंड थर्ड इज सरफेस एक्यूस्टिक वेव। इसमें क्या होता है, इसमें स्क्रीन्स जो दो स्क्रीन्स हैं, शीट्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोसोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है। वेव्स बिल्कुल जैसे रेस्ट पोजीशन में पड़ी होती हैं। जब हम कहीं टच करते हैं तो वेव्स वहाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो वेव्स के डिस्टर्ब होने से पता लग जाता है कि यहाँ पर टच किया है। सो है तीनों ही टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज, बट एक ने चार्ज या करंट यूज़ किया, एक ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टर्बेंस से पता लगाया कहाँ टच हुआ है, एक ने वेव्स की डिस्टर्बेंस से पता लगाया कहाँ टच हुआ है, राइट। एंड दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है, एंड लिमिटेशंस ऑफ टच स्क्रीन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज ट्रैक पैड। ट्रैक पैड क्या है, आपके लैपटॉप्स में नीचे जो बना होता है जिससे आप फिंगर से काम करते हो, दैट इज़ अ ट्रैक पैड, ठीक है। सो ये इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। माउस अगर नहीं हो हमारे पास तो हम ट्रैक पैड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक पैड को यूज़ करना हल्का सा टायरिंग होता है, माउस को यूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज डिजिटाइजिंग टैबलेट्स। डिजिटाइजिंग टैबलेट होती है, ये हम टेबल पे रख देते हैं टैबलेट, ठीक है, बुक की तरह होती है पतली सी, ठीक है, जैसे टैब्स कहते हैं हम, ठीक है। इन पे क्या होता है, इन पे ये क्योंकि नाम डिजिटाइजिंग टैबलेट से, ये मोस्टली डिज़ाइनिंग ड्राइंग्स, ठीक है, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह बनाने के ही काम आती है। और इसमें हम स्टाइलस के साथ, पेन के साथ ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है। और पेन की मूवमेंट, जहाँ जहाँ हम स्टाइलस की मूवमेंट करते जाते हैं वहाँ ड्राइंग बनती जाती है, ठीक है। सो दीज वर ऑल मैनुअली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। ये जितने भी मैंने इनपुट डिवाइसेस करवाए हैं अब तक, ठीक है, आपके पे पंच्ड कार्ड से लेके डिजिटाइजिंग टैबलेट तक, इन सब में हम हैंड से इनको यूज़ करते हैं डिवाइसेस को, यानी हम खुद मैनुअली इनपुट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वो डिवाइसेस पढ़ेंगे जो खुद ही कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है। लाइक कीबोर्ड से हमने इनपुट देनी है तो हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी, माउस से इनपुट देनी है हमें माउस को हिलाना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटाइजिंग टैबलेट्स की बात हो रही थी तो यहाँ पे पेन को चलाना पड़ेगा, हम इनपुट खुद दे रहे हैं, मैनुअली इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब जो आगे हम करेंगे इनपुट डिवाइसेस, उनमें आप देखोगे कि अपने आप ही वो इनपुट डिवाइस इनपुट ले लेगा, ठीक है, वो हम करेंगे। Now, after studying those devices in which we give input manually, we'll study those input devices which gather data automatically from the source, right? जहाँ से डेटा अपने आप ही कैप्चर हो जाता है। देखो कैसे, बट इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है जनरल डिवाइसेस, जनरल इनपुट डिवाइसेस, एंड सम आर स्पेशल इनपुट डिवाइसेस। जनरल इनपुट डिवाइस में स्कैनर आ जाता है, बिकॉज स्कैनर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एंड सम आर स्पेशल डिवाइसेस जो हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, ज़रूरत हो तो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन सब को हम स्टडी करेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी द स्कैनर। आपने स्कैनर देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के काम आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्कैनर के ऊपर एक ग्लास शीट होती है, उस पर पेपर रख देते हैं, एंड वो पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। उस पेपर पर कुछ भी हो सकता है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। स्कैनर उस पिक्चर को या उस पेपर को स्कैन करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, 0 1s की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके डेटा को उसको स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में, राइट। कैसे यूज़ होता है स्कैनर? स्कैनर यूज़ होता है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट ट्रांसमिशन एंड लाइट रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज़ होती है। कैसे होता है,
पहले तो स्कैनर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्कैनर में प्रिज्म्स यूज़ होते हैं, आपने शायद कभी लैब में देखे हो। प्रिज्म्स एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास का बना होता है। लेंस यूज़ होता है, मिरर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, लाइट बीम को फोकस करने के काम करते हैं। स्कैनर में होता क्या है, हमने डॉक्यूमेंट रख दिया, ठीक है, जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है वैसे ही नीचे से लाइट बीम आती है और वो ऐसे मूव करती है और वो लाइट बीम सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेती है। वो लाइट बीम एक्चुअली करती क्या है, वो लाइट बीम ने पेपर पर लाइट डाली एंड वो लाइट पेपर से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्कैनर के पास गई। अब क्योंकि पेपर पर अलग अलग कलर्स होंगे, बिकॉज पिक्चर बनी होगी उसमें अलग अलग कलर्स होंगे, तो हर कलर डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे पता लग जाता है कि कौन सा कलर वहाँ प्रेजेंट था। सो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन से पता लग जाता है कि उसमें वहाँ पर कौन सा कलर था, ठीक है। सो यही यहाँ लिखा हुआ है कि लाइक ब्राइटर पार्ट, अगर इमेज में कोई डार्क कहीं ब्लैक या ब्राउन यूज़ किया हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो पता लग जाता है कि यहाँ पर ये वाला कलर यूज़ किया है। वोल्टेजेस बताती हैं, जो रिफ्लेक्शन की वोल्टेज आती है वो बताती है कि इस पॉइंट पर ये वाला कलर यूज़ हुआ है। तो इस तरह डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, ठीक है। अब स्कैनर्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक है फ्लैट बेड स्कैनर, ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। एक है फ्लैट बेड स्कैनर जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, दैट्स अ फ्लैट बेड स्कैनर, जो फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है, ठीक है। उसमें हम पेपर को ग्लास पेन के ऊपर रख देते हैं एंड लाइट बीम आती है और वो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। एंड एक पास में एक डॉक्यूमेंट पूरा स्कैन हो जाता है। देन शीट फेड स्कैनर, ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें स्कैनर में लाइट बीम मूव नहीं करती, लाइट बीम स्टिल होती है, हमें पेपर को आराम से मूव करवाना पड़ता है। इसमें लाइट बीम स्टिल है, लाइट बीम एक जगह पर है, पेपर जो है वो जैसे प्रिंटर में पेपर मूव होता है वैसे इसमें पेपर मूव होता है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, पेपर स्टिल था, लाइट बीम मूव हो रही है। नीचे वाले में क्या है, लाइट बीम इज स्टिल, पेपर मूव हो रहा है, लेफ्ट टू राइट सारा पेपर स्कैन हो गया। देन थर्ड इज ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर यूज़ होता है जो इंडस्ट्रीज़ हैं ही, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ लाइक मैगजीन्स पब्लिश करने वाली या बुक्स पब्लिश करने वाली, न्यूज़पेपर्स वाले, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की स्कैनिंग चाहिए, वहाँ ड्रम स्कैनर यूज़ होता है, ठीक है। और ड्रम स्कैनर की स्पीड फ्लैट बेड एंड शीट फेड से बहुत फास्ट होती है। नाउ दिस इज़ द पिक, ये पिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो बस। ड्रम बना हुआ है, सिलेंड्रिकल ड्रम बना हुआ है, इस पर पेपर रख देते हैं जिसको स्कैन करना है और ये पेपर को स्कैन कर लेता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ स्कैनर्स आर हैंड हेल्ड स्कैनर्स। जैसे बार कोड रीडर होता है, आप गए हो शॉपिंग मॉल्स में तो बार कोड से वो हमारी बिलिंग करते हैं, ठीक है। दैट बार कोड रीडर इज़ अ हैंड हेल्ड स्कैनर, स्कैन करता है वो बार कोड्स को। तो हैंड हेल्ड स्कैनर से क्या होता है, डॉक्यूमेंट पर हम पूरा उसको मूव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को इनपुट में कन्वर्ट कर लेता है, डॉक्यूमेंट से इनपुट ले लेता है, ठीक है। अब देखो ये स्कैनर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इनपुट ले लिया, ठीक है, इसीलिए ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइसेस हैं, ऑटोमेटेड इनपुट डिवाइसेस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैनर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज बार कोड रीडर। बार कोड्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा कई आइटम्स में, कई प्रोडक्ट्स में लाइंस बनी होती हैं अलग अलग विड्थ की, कोई मोटी लाइन है, कोई पतली लाइन है ब्लैक कलर की, और वाइट कलर के बीच में स्पेसिंग होती है, दे आर बार कोड्स, ठीक है। बार कोड्स में डेटा हिडन होता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज बार कोड का कोड है दैट इज़ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड, ठीक है, यूनिवर्सल यूज़ हो रहा है, यूनिवर्सली यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी बार कोड बनी हुई है उसमें 10 नंबर्स अंदर स्टोर्ड होते हैं, बार कोड के अंदर ही 10 डिजिट स्टोर्ड होते हैं। फर्स्ट 5 डिजिट्स मैन्युफैक्चरर के बारे में बताते हैं एंड अदर 5 डिजिट्स हमें प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। देन बार कोड कहाँ यूज़ होता है, लाइक हम बिलिंग करवाने जाते हैं मॉल्स में, ठीक है, तो बार कोड के साथ बिलिंग होती है, ग्रॉसरी आइटम्स, बुक्स, मैगजीन्स, एपरल्स, ठीक है, हर जगह बार कोड्स लगे होते हैं और बार कोड रीडर उन बार कोड को स्कैन करने के काम आता है, ठीक है। बार कोड रीडर क्या करता है, बार कोड्स में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड देन सेव्स दैट इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, ठीक है। बार कोड्स अब बार कोड रीडर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पेन वैंड, एक होता है स्कैनर।
स्कैनर तो हैंड हेल्ड है, जैसे मैंने आपको पिछला करवाया है कि स्कैनर से क्या करते हैं, बारकोड रीडर को बारकोड पर मूव करते हैं एंड वो बारकोड की वैल्यू को रीड कर लेता है। यानी हम स्कैनर में बारकोड को रीडर को मूव करते हैं बारकोड पर। पेन वैन में क्या होता है, पेन वैन में जो बारकोड रीडर होता है वो फिक्स होता है, हम प्रोडक्ट को उस पर मूव करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बैंक्स में कायोस्क बने होते हैं, बैंक्स में पासबुक एंट्रीज डालने वाले कायोस्क बनाए हुए हैं आजकल उन्होंने। तो उसमें क्या होता है, हम बीम पड़ रही है, ठीक है, हमारी पासबुक पर, हम पासबुक को हिला रहे हैं, पासबुक को स्कैन करवा रहे हैं। दैट इज़ अ पेन वैन वेयर द स्कैनर इज या बारकोड रीडर इज फिक्स्ड and we have to move barcode over the barcode reader, and in scanner the barcodes, they are fixed and we have to move the barcode reader over the barcode. The difference is clear? Next input devices are card readers. कार्ड्स को रीड करने वाला, कार्ड्स कौन से हो गए, लाइक आर ATM कार्ड्स, आर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सब कार्ड्स हैं जिन पर स्ट्रिप बनी होती है ब्लैक कलर की। कहते हैं ना ATM कार्ड के ऊपर जो ब्लैक स्ट्रिप है उसको ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उस स्ट्रिप में। और जब हम वो कार्ड डालते हैं ATM मशीन में तो वहाँ पर जो कार्ड रीडर होता है वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, इसने ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन रीड कर ली कार्ड्स में से। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR मशीन। OCR मशीन क्या करती है, हम करेक्टर्स को इनपुट करवाने के काम आती है। ठीक है, कोई प्रिंटेड करेक्टर्स हैं, सिम्बल्स हैं, ठीक है, उनको अगर स्कैन करना है और उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करवाना है, देन OCR इज़ यूज्ड, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, करेक्टर्स को रीड करने के काम आती है। OCR को यूज़ करने के लिए OCR सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। ठीक है, देन ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड दे कैन रीड अप टू 2400 करेक्टर्स इन 1 सेकेंड। स्पीड बहुत हाई होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स की। नेक्स्ट आर ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, OMR, दैट वाज OCR, दिस इज OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, बिकॉज आपने कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हुए हैं और वहाँ पर बबलिंग करनी पड़ती है। आप लाइक आपका रोल नंबर बबलिंग करना पड़ता है, आपका नेम को बबलिंग करके एंटर करना पड़ता है, या किसी ऑप्शन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शन को हमें बबल करना होता है। ठीक है, तो मार्क्स फिर वो शीट को हम कहते हैं ना, उसको फोल्ड मत करो, उसको OCR शीट, OMR शीट कहते हैं, OMR शीट को हम कहते हैं फोल्ड मत करो। वाई? क्योंकि उसका मार्क ख़राब हो जाएगा। फिर OMR शीट को OMR शीट रीडर में डाल देते हैं और वो अपने आप ही मार्क्स को रीड कर लेता है और अपने आप ही रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता है, स्टूडेंट के इतने मार्क्स स्कोर किए, अपने आप ही वो कैलकुलेशंस हो जाती हैं। सो मोस्टली एंट्रेंस टेस्ट में यूज़ होता है। और जैसे कहते हैं ना कि इसमें ब्लैक पेन से ही बबलिंग करो, क्यों? क्योंकि OMR को रीड करना ईजी हो जाएगा आपका बबल। ठीक है, सो इसमें हम करेक्टर्स, लेटर्स, शेप्स कुछ नहीं दे सकते, जस्ट मार्क्स को रीड करता है। ठीक है, एंड लास्ट इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, दिस इज ऑल्सो अ करेक्टर रीडर, दैट वाज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, उसमें लाइट बीम से करेक्टर्स रीड होते थे, इसमें मैग्नेटिक इंक से करेक्टर्स रीड होते हैं। एक्चुअली जो करेक्टर्स लिखे होते हैं, लाइक चेक्स, हमारे चेक होते हैं, चेक पर एक कोड लिखा होता है, वो एक स्पेशल इंक से लिखा होता है, वो मैग्नेटिक इंक होती है, उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, मैग्नेटिक इंक से जो करेक्टर्स लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर या रीडर यूज़ होता है। ठीक है, और उसकी स्पीड इतनी होती है कि 1 लाख चेक्स 1 घंटे में ये स्टडी रीड कर सकता है उसमें जो करेक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ दिस वाज आल्सो अ करेक्टर रीडर, OMR, एंड MICR इज ऑल्सो करेक्टर रीडर। दोनों करेक्टर्स को रीड करने के काम आते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल वे यूज़ करता है, लाइट बीम यूज़ करता है रीड करने के लिए, और ये मैग्नेटिक इंक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ठीक है, एंड द लास्ट इनपुट डिवाइस इज़ द माइक्रोफोन। जैसे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ माइक तो मैं बोल रही हूँ, सो मेरी वॉइस जो है वो स्टोर हो, ये जो वीडियो बन रही है या जो मेरी वॉइस जा रही है, ये वॉइस मोबाइल पे या कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, सो माइक्रोफोन्स आर अनदर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो कि हमारी वॉइस को डिजिटाइज करते हैं, वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कंप्यूटर में
स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। आजकल तो माइक्स के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, लाइक स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, आवाज़ से पहचान कर देते हैं कि कौन बोल रहा है। देन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की क्या बोल रहा है, स्पीच टू टेक्स्ट हम बोल रहे हैं, साथ में उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर। सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो है माइक्रोफोन एज एन इनपुट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। थैंक यू।